चांद पर जादुई बैंगन की दुनिया। गिरधर बहुत मोटा आदमी था। उसके मोटापे की वजह से गांव के बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। और उसका मोटापा इसलिए था क्योंकि उसे बैंगन खाना बहुत पसंद था। बैंगन खा खा कर वो बिल्कुल बैंगन जैसा दिखने लगा था। एक दिन वह सब्जी मंडी से बैंगन लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। कितने दिनों बाद मैं आज बैंगन खाऊंगा। आज तो बैंगन के पकौड़े भी बनवाऊंगा। आज मेरी तनख्वाह जो मिली है इसका फायदा तो उठाना बनता है। गिरधर इस प्रकार अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी गांव के बच्चे उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मोटे लाला पिल पिले चलते चलते गिर पड़े, उठने को जब जोर लगाए तोंद के मारे उठ ना पाए। मोटे लाला पिल पिले चलते चलते गिर पड़े। गिरधर उन बच्चों को देखते ही उन्हें कहता है, अरे क्या हमेशा मुझे मोटे लाला बोलते हो? बैंगन लाला बोलोगे तो थोड़ा सुनने में मजा भी आएगा। तुम बच्चों से तो ठीक से परेशान करना भी नहीं आता। गिरधर बहुत हंसमुख इंसान था। वह बच्चों की बातों को नजरअंदाज करके घर चला जाया करता था। घर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी झुमरी से कहता है, अरे झुमरी क्या कर रही हो? देखो मैं बैंगन लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से बना लो। झुमरी ये सुनते ही गुस्से से अपने पति से कहती है, हे भगवान, लाने के लिए भेजा था मटर पनीर और उठा लाए बैंगन। हर बार बैंगन बैंगन बैंगन। कितनी बार कहा है कि और कुछ भी खा लिया करो, लेकिन आपको तो पड़ी ही नहीं। तो पता है ना मुझे बैंगन कितना पसंद है, और फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। चलो अभी से बना लो, मैं कितने मन से लेकर आया हूँ। और हाँ, कुछ बैंगन के पकौड़े भी बना लेना। झुमरी को और तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, घर में ना तो बेसन है और ना ही घर में मसाले। मैं कहाँ से तुम्हारे लिए बैंगन के पकौड़े बनाऊंगी? और हाँ, ये भी सुन लो कि तेल भी खत्म हो गया है। बस अभी की सब्जी ही बन पाएगी। ऐसा कहकर बैंगन वो ले लेती है और बैंगन की सब्जी बना देती है। क्योंकि गिरधर को बैंगन इतना पसंद था कि वो बहुत मजे से खाता है। लेकिन उसका बेटा मोहित बैंगन को देखकर मुंह बना लेता है। आज फिर से बैंगन बना दिए? अरे माँ, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और हमारे घर पर 20 दिन तो बैंगन की ही सब्जी बनती है। आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा ही नहीं, आप लोग ही खाओ। मोहित गुस्से में ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद झुमरी अपने पति गिरधर से कहती है, इतनी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे पिछले पैसे मिले और उसमें भी तुम बैंगन उठा कर ले आए। अरे शर्म करो, तुम्हारे बेटे ने खाना भी नहीं खाया। हर वक्त सिर्फ बैंगन के अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। ऊपर से अब तुम्हारी नौकरी भी छूट गई है। झुमरी इतनी सारी कड़वी बातें कहती रहती है, लेकिन गिरधर को बैंगन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पूरे स्वाद के साथ बैंगन की सब्जी को खा रहा होता है। वहीं अगले दिन ही उनके पास पैसे खत्म होने लगते हैं और अब गिरधर के पास कोई काम भी नहीं होता, जिसकी वजह से कई दिनों तक उन्हें चटनी के साथ सूखी रोटी खानी पड़ती है। इसी के चलते गिरधर को बैंगन खाने को मिल नहीं पाता और वो मायूस रहने लगता है। अब तो मुझे हर एक कदम पर बैंगन ही बैंगन दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं, कई दिनों से बैंगन खाने को ही नहीं मिला। चलते चलते गिरधर एक बैंगन के बगीचे के पास पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारे बैंगन दिखाई पड़ते हैं। अरे वाह, कितने सारे बैंगन हैं यहाँ। क्यों ना मैं यहाँ से कुछ बैंगन चुरा लूं अपनी पापी पेट के लिए। गिरधर खुद से ऐसा कह ही रहा था कि तभी बैंगन के बगीचे का बूढ़ा मालिक वहाँ आ जाता है और वो कहता है, अगर मेरे बैंगन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्री फोकट के बैंगन हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं? अरे मैंने मेहनत की है इस बैंगन को पाने के लिए। मैं चांद तक गया हूँ। चांद का नाम सुनते ही गिरधर हैरान रह जाता है। क्या कहा? चांद पर? भला तुम चांद पर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये राज किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे बैंगन बहुत पसंद है और मैं बहुत गरीब था। कोई मेरी मदद भी नहीं करता था। बैंगन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाया करता था, लेकिन मैं अपनी इच्छा अनुसार कभी बैंगन नहीं खा पाया। एक दिन न जाने कैसे मैं अपने आप ही चांद पर बैंगन की जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां से मुझे एक जादुई बैंगन मिला जो मैंने अपने खेत में लगा दिया, और देखो अब मेरे पास बैंगन की कोई कमी नहीं। उस बूढ़े मालिक की चांद की कहानी सुनकर गिरधर हैरान रह जाता है। वो अपने घर पर आकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को चांद पर बैंगन की दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। आखिरी में रात को वह रूखी रोटी खाकर सो जाता है और उसके दिमाग में चांद की बैंगन की दुनिया ही चल रही होती है।
सोते ही उसे ये प्रतीत होता है कि वह चांद की दुनिया में पहुंच गया हो, जहां बहुत सारे बैंगन ही बैंगन होते हैं। अगले दिन जब उसका सपना टूटता है तो उसे चांद की बैंगन की दुनिया पर विश्वास हो जाता है। वहाँ ऊपर जरूर कुछ न कुछ तो है। मुझे पता लगाना होगा कि मैं चांद की दुनिया पर कैसे जा सकता हूँ, और इसका पता मुझे उस बूढ़े बैंगन के बगीचे के मालिक से ही लग सकता है। गिरधर जंगल के रास्ते से उस बूढ़े आदमी के पास ही जा रहा था कि तभी जंगल में एक अचानक से गड्ढा आता है और उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं होता। वो उस गड्ढे में गिर जाता है और सीधा चांद की दुनिया पर आकर पहुंचता है, जहां पर बैंगन ही बैंगन होते हैं जो गिरधर का अपनी दुनिया में स्वागत करते हैं। पधारो हुजूर, तुम्हारा बैंगन की दुनिया में स्वागत है। गिरधर बैंगन को बोलता हुआ देख हैरान रह जाता है। गिरधर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे बैंगनों से बना हुआ एक बादल दिखाई देता है, जिस पर वो बैठ जाता है और उसी बैंगन के बादल के ऊपर बैठकर वह बैंगन की दुनिया की सवारी करता है। अरे वाह, गजब हो गया। यहाँ तो हर प्रकार के बैंगन हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे भी हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी चांद पर बैंगन की दुनिया में आ जाऊंगा। तभी एक बैंगन बोल पड़ता है, ये चांद की दुनिया खास तौर पर आप सभी के लिए ही बनाई गई है, जिन्हें बैंगन बहुत ज्यादा पसंद है। जाने से पहले आप यहाँ से एक बैंगन लेकर जा सकते हैं। बैंगन की दुनिया में एक रेस्टोरेंट भी होता है, जहाँ पर बैंगन की कई सारी वैरायटीज होती हैं। भरता बैंगन, बैंगन का चूरमा, मसालेदार बैंगन, बैंगन के कोफ्ते, बैंगन के पकौड़े, बैंगन की सब्जी, बैंगन की चटनी, बहुत सी वैरायटीज होती हैं, जिसे गिरधर पेट भरकर खाता है। तभी वहाँ पर उसे एक बैंगन बहुत प्यारा लगता है और उसे वो उठाकर कहता है, इस बैंगन को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्यारा है। तभी उस बैंगन के मुंह आंख नाक बन जाते हैं और वो कहता है, चलो फिर यहाँ से वापस तुम्हारी दुनिया में चलते हैं। वहाँ तुम मुझे एक बगीचे में गाड़ देना, उसके बाद तुम्हारा बगीचा बैंगनों से भर जाएगा और कभी उसमें बैंगन की कोई कमी नहीं होगी। बैंगन के इतना कहते ही गिरधर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसका उसे पता भी नहीं चलता। अपनी दुनिया में आने के बाद उसके हाथ में वही जादुई बैंगन होता है, जिसे वह अपने घर के पास वाले बगीचे में गाड़ देता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर बैंगन उग जाते हैं और उसे दिन के बाद से गिरधर को कभी बैंगन की कोई कमी नहीं होती और वो बैंगन का व्यापार करने लगता है। अच्छे दाम पर वह बैंगन बेचता और अपने परिवार को खुशी खुशी चलाने लगता है। थोड़ा समय और हमें दे दीजिए, हम जल्दी आपका सारा का सारा किराया चुका देंगे। 5 महीने से तुम्हारे परिवार को मैं समय ही तो दे रहा हूँ। 5 महीने से तो किराया तुमसे दिया नहीं गया, तो अब कुछ दिन में क्या ही दे दोगे? मुझे नहीं पता, आधे घंटे में मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, वरना अपने आदमियों को भेजकर धक्के मरवाकर तुम सबको इस घर से निकलवा दूंगा, समझे? हम गरीबों पर इतना जुल्म मत कीजिए, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं। जब से मेरा बेटा बीमार हुआ है तब से ही परेशानियों ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ 1 महीने के अंदर मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 महीना। अगर इस 1 महीने में तुमने मेरा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और बेचारी गीता रोती हुई अंदर जाती है। माँ जी, हम 1 महीने में 5 महीने का किराया कैसे देंगे? जानती हूँ बहू, हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं मकान मालिक से ऐसा नहीं कहती तो वो हमें धक्के मारकर घर से निकाल देता, फिर हम लोग कहाँ जाते? और सोहन की हालत तो तू देख ही रही है, वो बेचारा तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी इस बीमारी के चलते ही आपको और तारा को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तारा अपनी सास गीता और पति सोहन के साथ रहती थी। सोहन एक मिल में काम करता था, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से निकल जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक सोहम की तबीयत बिगड़ जाती है और ये तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि सोहम बिस्तर पकड़ लेता है। सोहम को बिस्तर पकड़े हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन सोहम अभी तक ठीक नहीं उठ पाया था, जिसके चलते अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। 2 दिन हो गए हैं, एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। माँ जी, मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे ना ही तो चावल मिला और ना ही आटा। किराने वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया, ऐसे में हम लोग क्या खाएंगे? तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उनकी पड़ोसन की बेटी
पायल आ जाती है। अरे पायल, तुम यहाँ? हाँ भाभी, वो आज मेरी सहेली की सगाई है तो मैं उसी में जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और आप जानती हो ना, यहाँ आसपास कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरा मेकअप कर दोगी? पायल, मैं तुम्हारा मेकअप तो कर दूंगी, लेकिन मेरे पास तो मेकअप का सामान ही नहीं है। भाभी, मैं अपने साथ मेकअप का सारा सामान लेकर आई हूँ, आप जल्दी से मुझे तैयार कर दो, वरना मुझे सगाई में पहुँचने में ना देरी हो जाएगी। तारा जल्दी से पायल से मेकअप का सामान ले लेती है और आधे घंटे में पायल को अच्छे से तैयार कर देती है। तारा को मेकअप करता देख ऐसा लग रहा था कि तारा कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी बड़े पार्लर से मेकअप करवाया है। आपके हाथों में तो जादू है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। पायल से अपनी तारीफ सुनता देख तारा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद पायल वहाँ से चली जाती है। तारा बहू, तू तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तूने क्या कहीं से कोर्स किया है मेकअप का? जी माँ जी, शादी से पहले मैंने कोर्स किया था और मेरा सपना था कि मैं अपना खुद का पार्लर खोलूं, लेकिन मेरी शादी हो गई और मेरा सपना सपना ही रह गया। तो क्या हुआ बहू, अब तू अपना सपना पूरा कर सकती है। हमारे घरों के आसपास कोई भी पार्लर नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अपना खुद का पार्लर खोलोगी तो हर कोई तैयार होने के लिए तुम्हारे पास ही आएगा। माँ जी, पार्लर खोलने के लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास तो राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा ही ब्यूटी पार्लर खोले। तू एक काम कर, हमारे घर के सामने जो बरगद का पेड़ है वहीं पर एक टेबल पर मेकअप करने का सारा सामान रखकर साथ ही साथ एक कुर्सी रख दे और ऊपर एक तिरपाल बांध दे। मुझे यकीन है कि लोग तेरे पास जरूर मेकअप करवाने के लिए आएंगे। उन लोगों को तेरा मेकअप पसंद भी आएगा। गीता की बात सुनकर तारा गीता की बात मान जाती है, जिसके बाद गीता के कहे मुताबिक तारा सब कुछ करती है और पायल से मेकअप का सामान लेकर अपना एक टिकाऊ ब्यूटी पार्लर खोल देती है। मुझे आईब्रो बनवानी है। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए, मेरी बहू को सब कुछ आता है। तारा जल्दी से उस कस्टमर की आईब्रो बनाती है, जिसे देख वो कस्टमर बहुत खुश होती है। अरे वाह, आपने आईब्रो तो बहुत अच्छी बनाई है। इतनी परफेक्ट आईब्रो तो आज तक किसी ब्यूटी पार्लर वाली ने भी मेरी नहीं बनाई। ये लीजिए आपके पैसे। तारा अपनी पहली कमाई से बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब धीरे धीरे तारा के ब्यूटी पार्लर में लोग आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को तारा का किया हुआ मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब मुझे शादी में जाना है तो मेरा एक अच्छा सा मेकअप कर दो, और मेकअप ऐसा करना कि हर कोई शादी में मुझे ही देखे। तारा जल्दी से उस कस्टमर का मेकअप कर देती है, जिसे देख वो कस्टमर बहुत खुश होती है और तारा को अच्छे खासे पैसे देकर जाती है। अब तारा के परिवार की गरीबी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे अब वो 2 वक्त की रोटी खा सकते थे। तारा ऐसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर को चलाती है। और एक दिन, सुनो, मुझे एक पार्टी में जाना है और मेरी मेकअप आर्टिस्ट आज कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए तुम क्या मेरा मेकअप कर दोगी? और यहाँ आसपास कोई पार्लर भी नहीं है, इसलिए मुझे यहीं आना पड़ा। जी क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप कर देती हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हो? यहाँ कितनी गर्मी है। मैं जिस ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ वहाँ तो चारों तरफ एसी ही एसी है और वहाँ इतनी अच्छी सर्विस दी जाती है। और यहाँ देखो। मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं और इस पेड़ के नीचे अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, लेकिन मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ। आपको मेरे हाथ का किया मेकअप जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर तारा जल्दी से रिया का मेकअप करना शुरू कर देती है। रिया की बात सुनकर तारा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने काम में कमी नहीं छोड़ती। मेकअप के बाद रिया अपने आप को देखती है तो उसे वो मेकअप बहुत पसंद आता है, लेकिन वो तारा की तारीफ करने के बजाय उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रिया जिस पार्टी में जाती है उस पार्टी में रिया अपनी दोस्त सुधा से मिलती है। सुधा को रिया का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे रिया, तुम्हारा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने किया है। मेरे यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट भी इतना अच्छा मेकअप नहीं करते हैं। ये मेकअप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया है, बल्कि ये पास में एक लेडी है जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मेकअप करती है। क्या सच में? वैसे उस लेडी ने तुम्हारा बहुत अच्छा मेकअप किया है, प्लीज मुझे उसका एड्रेस बताओ, मुझे उससे मिलना है। रिया सुधा को तारा का एड्रेस बता देती है, जिसके बाद जब सुधा तारा से मिलने जाती है तो देखती है कि तारा कैसे पेड़ के नीचे अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर को चला रही है। मेरा नाम सुधा है और मैं लैक्मे एकेडमी की ओनर हूँ। मेरे यहाँ पर कई सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन किसी ने भी
आप जैसा मेकअप नहीं किया। मैं चाहती हूँ आप मेरी एकेडमी में आएं और मॉडल्स का मेकअप करें। इसके लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? जी क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपके साथ काम करना चाहूँगी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब हम गरीबों के दिन चले जाएंगे। तारा सुधा के साथ मिलकर उसकी एकेडमी में काम करती है और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दिनों में तारा का मेकअप सबको बहुत पसंद आता है और अब तारा एक बहुत अच्छी और फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है, जिससे तारा और तारा का परिवार अब खुशी खुशी रहता है और तारा अपने पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाती है।